धमाका। अर्थव्यवस्था के उल्टे पड़ते गणित को मैं उस समय समझने और समझाने आया हूं जब खुद मीडिया में नौकरियां बड़े पैमाने पर जा रही हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ मीडिया का नहीं है, बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में इसी किस्म से नौकरियों से छटनी की जा रही है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? रुपए का गिरना, सोने का ऊपर चढ़ना, या फिर नौकरियां? शायद नौकरियां ही वो है जिसके लिए मिडिल क्लास दिन और रात मेहनत करता है। अगले आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे यही समझने की आखिरकार नौकरियां जा क्यों रही हैं, क्या वजह है जो सपना हमें लगातार बार बार दिखाया गया, इंडिया शाइनिंग से लेकर भारत के सुपर पावर बनने तक का, उसमें नौकरियां कहां थी, और आखिरकार क्यों मिडिल क्लास के सपने बार बार चूर चूर हो रहे हैं। मुंबई में दफ्तर जाते लोग लेकिन जिस किस्म का माहौल बना हुआ है वो लगातार कह रहा है कि नौकरियां धीरे धीरे जा रही हैं और बेरोजगारी अब सुरसा के मुंह की तरह है। इस बार नौकरियां जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 2008 और 9 के मुकाबले कहीं ज्यादा भयावह दिख रहा है। पिछले 8 साल का अगर लेखा जोखा निकालें तो इस साल नौकरियां सबसे कम लगी हैं। नौकरियां जाने का सिलसिला ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, बैंकिंग और इंजीनियरिंग सभी ओर से जारी है। ये सब ऐसे बाजार में हो रहा है जब हम पूरी दुनिया से कह रहे थे कि हम नौजवानों वाले देश के हैं। हर साल नौकरियों की तलाश में 7.5 लाख इंजीनियर, 5 लाख MBA और लाखों ग्रेजुएट आ रहे हैं। इनमें से नौकरियां कम लोगों की ही लग रही हैं। वो परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जिन्होंने एजुकेशन लोन लिए और ये भी सोचा कि नौकरियां लगने पर लोन पटा दिए जाएंगे। पिछली बार यानी 2008 में जब नौकरियां गईं तब बताया गया था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब की बार तो वो बहाना भी नहीं है। यानी जो भी हालात बन रहे हैं उनके लिए देसी कारण ही ज्यादा जिम्मेदार है। और इन कारणों को जानने के लिए हम पहुंचे इंडिया फॉरेक्स के प्रमुख से बात करने। पैसा वापस जा रहा है क्योंकि अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट की बेनिफिट नहीं है। जो बार बार हमारी सरकार के या कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, और मिडिल क्लास को बार बार ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और आपकी नौकरियां बची रहेंगी। तो मतलब वो झूठ था या अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? देखिए, बात सरकार की ऐसी है कि सरकार हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं, उनका काम है पॉजिटिव बोलना, एंड बीइंग लीडर ऑफ द कंट्री दे शुड बी टॉकिंग पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम नौकरियां देने वाली सिर्फ सरकार जो है, नौकरियां देने वाली कॉर्पोरेट्स हैं। और आज के दिन जो कॉर्पोरेट्स की सिचुएशन है कि भाई किसी भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने अगर आज इंडिया में इन्वेस्ट किया था 2008 में, तो 2/3 ऑफ द लिस्टेड कंपनीज जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू अगर उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आज 2 रुपये है। तो 50% तो करेंसी ने खत्म कर दिया और 45-50% मार्केट ने खत्म कर दिया। तो वो जो कंपनियों ने जो जॉब्स दी थी वो जॉब्स को ऑब्वियसली कट डाउन करेंगे, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो जहाँ तक कि सवाल है कि नौकरियाँ बची रहेंगी, तो MNCs जो लार्ज कंपनीज है जिन्होंने अपना कॉस्ट तो बढ़ा लिया बिकॉज सस्ता पैसा बाहर से मिल रहा था, और जो कि बिजनेस नहीं है, टर्नओवर्स नहीं बढ़ रहे और हर जगह करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क और मार्केट रिस्क है, डेफिनेटली जॉब्स कट डाउन होंगे। आखिरकार लोगों की नौकरियां जा क्यों रही हैं? ऑटोमोबाइल से क्यों जा रही हैं? मीडिया से सबसे बड़ा क्षेत्र जहां से नौकरियां बहुत तेजी से जा रही हैं, बैंकिंग से नौकरियां जा रही हैं। तो आम आदमी क्या समझे कि उसकी नौकरियां आखिरकार किसकी वजह से गई? अगर आम आदमी को देखें, जिस हिसाब से आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, तो मीडिया किस पे चलता है? एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज पे। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज कहाँ से आती हैं? ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो स्पेंड करते हैं, स्पेंड कब करते हैं? जब उनकी फोरकास्ट सेल्स की अच्छी होती है। तो डेफिनेटली जब उनकी स्पेंडिंग कम होगी और एडवर्टाइजिंग पे सेल्स का स्पेंडिंग कम होगी तो डेफिनेटली उनकी नौकरियाँ जाएंगी। रही बात ऑटोमोबाइल्स की, आपने जो की, तो ऑटोमोबाइल्स की जो इम्पोर्टेड कारें हैं वहाँ पर 30% डेप्रिसिएशन हो गई रुपए की, तो उस कारण से इम्पोर्टेड कार्स महंगी हो गई और उस कारण से इम्पोर्टेड कार्स की डिमांड कम हो गई।
और रही मिडिल क्लास की जो 4 लाख से 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है, वो भी अब खरीद नहीं पाएगा, बिकॉज जो कि स्टील की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो भी इंपोर्टेड आइटम जो गाड़ियों में लगती है वो एक्सपेंसिव हो गई। बट साथ साथ में आपकी वेजेस कितनी बढ़ी, आपकी मिडिल क्लास की सैलरीज कितनी बढ़ी, कहीं पर भी लास्ट 5 साल में 10% एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ी। वेयरएज आपकी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस अगर आप देखें तो हर साल 10% से ज़्यादा बढ़ी है। मुंबई में अगर सबसे ज्यादा कहीं दाम बढ़ते हैं तो वो है रियल एस्टेट। ये कारोबार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा और अब थमने की कगार पर आ चुका है। मैं इस वक्त बीकेसी के सेंटर पर हूं, जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन मकान के होते हैं। मुंबई में रियल एस्टेट का जो कारोबार होता है, अगर उसको नापना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार लोग कितने सारे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने जो वो मकान खरीद रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था मुंबई में जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आपको टोकन लेने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब बहुत सारे घंटे बढ़ाए गए हैं हालांकि स्टैम्प ड्यूटी दफ्तरों के, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ है वो अब उतनी ज़्यादा नहीं बची है। जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 12% गिरावट आई है इस पूरे कारोबार में, जिसकी वजह से यहाँ पर अब लोग आने कम हो चुके हैं। लेकिन अगर मुंबई को अगर नापना है और मुंबई की इकोनॉमी को समझना है तो सबसे पहले हमें रियल एस्टेट को ही समझना होता है, क्योंकि रियल एस्टेट वो कारोबार रहा है मुंबई में जिसने रातों रात कई लखपति और करोड़पति पैदा किए हैं इस शहर के अंदर के लोग भले ही बात न करें, लेकिन सच ये कि यहां मकान खरीदकर रजिस्ट्रेशन करने वालों की तादाद बेहद कम हो चुकी है। मुंबई में ऐसे कई रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं और तकरीबन सभी जगहों पर अब जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो मकान रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि किराए पर मकान लेने के लिए जो रजिस्ट्री करनी होती है मुंबई शहर में, उसके लिए ज़्यादा लोग आते हैं। ये असर बहुत ज़्यादा इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी रियल एस्टेट के आसपास घूमती है। इससे वो लोग जुड़े होते हैं जो एजेंट होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग वो होते हैं जो मदद करते हैं आपको किसी भी रजिस्ट्री करने के लिए। वैसे तमाम लोगों का जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होता है जब रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन कम होते हैं। रियल एस्टेट के इस हाल को अगर सिर्फ आंकड़ों से समझा जाए तो मुंबई की केस स्टडी काफी है। इस साल सिर्फ 429 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पिछले साल यही आंकड़ा 444 का था। एक वक्त था जब मुंबई के कुछ बिल्डर एक के बाद एक कई सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। अब सबके काम ठंडे पड़ चुके हैं। अगर हम प्राइसेस वाइज देखेंगे और जनरल इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे तो उसमें ऐसे लग रहा है कि रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है उसमें इमीडिएट ग्रोथ नहीं आएगा, बट थोड़ा रिलैक्सेशन बोलिए या थोड़ा कूल डाउन बोलिए वो जरूर आ सकता है। रियल एस्टेट ठंडा पड़ने का मतलब है मजदूरों का रोजगार कम होना, कम विज्ञापन, सीमेंट, ईंट, सरिया, हार्डवेयर का कम उत्पादन और भी बहुत कुछ। यानी यहां जब एक मकान नहीं बिकता तो इसका मतलब होता है कि कई सारे पेट पर सीधा असर। मैं इस वक्त बीकेसी में खड़ा हूं। बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप एक तरीके से मुंबई का इसे कमर्शियल हब कह सकते हैं, जहां पर तमाम बड़ी कंपनियां अपना दफ्तर खोलना चाहेंगी या जो भी एमएनसी आती हैं वो यहां पे अपना दफ्तर खोलने की ख्वाहिश रखती हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक दफ्तर बन रहा है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी तैयार हो रही है। ऐसे तमाम बड़े जो ऑफिस हैं वो बनकर तैयार भी हैं, लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं है इस वक्त में। बीकेसी में बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जो अपना दाम गिरा चुके हैं ताकि उनको किराए पर कोई ले सके, लेकिन ऐसे लोग आगे ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि कंपनियां ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि कोई भी नया खर्च ले। वो वक्त आपको याद होगा जब मिडिल क्लास की जिंदगी में ऐसा टाइम भी आया जब आप और हम सरकारी नौकरियों को हिकारत भरी नजर से देखने लगे थे। लगा कि पैसा तो सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही दे सकती हैं। हुआ भी यही, जिस तेजी से इकोनॉमी बढ़ी उसी तेजी से तनख्वाह भी बढ़ती चली गई। अच्छी सैलरी पाते हैं इसे दिखाने के पैमाने हम लोगों को पहले से ही मालूम थे।
पहला बढ़िया सा मकान और दूसरा अच्छी कार। ये कारें पहले नई नई निकल रही थी। मुंबई से कुछ दूर चाकन में कई फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही थीं। पास का पुणे इतनी तेजी से फल फूल रहा था कि जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर की तेजी इसलिए थी क्योंकि लोग कारें खरीद रहे थे। अब कार ही नहीं बिकेगी तो ये चमक कैसे बरकरार रहेगी? पिछले कुछ वक्त में हजारों लोग इन फैक्ट्रियों से निकाले गए, जिसका असर बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि जब एक हाथ किसी ऐसी बड़ी फैक्ट्री से बेरोजगार होता है तो उसके साथ 3 और लोग नौकरियां खो देते हैं। ये तमाम वो लोग होते हैं जो इन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों में लगे होते हैं। आप खर्चा कम करेंगे यानी इन मॉल्स का व्यापार कम होगा, क्योंकि आप बड़ी ब्रांड की जगह सस्ता विकल्प देखेंगे। महंगाई का मुकाबला मिडिल क्लास अपने अंदाज में करता है और धीरे धीरे ये मॉल्स खाली होते जा रहे हैं। भीड़ वक्त बिताने तो आती है लेकिन राशन का सस्ता सामान लेकर चली जाती है। वो बड़ी ब्रांड के प्रोडक्ट सिर्फ इन शीशों से देखकर खुश है। मैं इस वक्त वहां खड़ा हूं जहां पर तमाम बड़े बैंकों के दफ्तर हैं। ये बीकेसी का ही वो इलाका है जहां पर तमाम बड़े बैंकों ने अपने हेडक्वार्टर खोले हुए हैं। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का वो दौर याद होगा जब कुछ लोग मैनेजर बनने के लिए दिन और रात मेहनत किया करते थे। वो पीओ यानी कि प्रोविशनरी ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम दिया करते थे। वो दौर था जब सरकारी बैंकों में बहुत कम नौकरियां हुआ करती थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब अचानक से हमारे देश में निजी बैंकों की बाढ़ आई और उसके साथ शुरू हुआ इनका विकास, यानी कि ऐसे हेडक्वार्टर बनने की शुरुआत हुई। छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में चले आए, इसके साथ छोटे शहरों की भी तरक्की हुई और बड़े शहरों की भी तरक्की हुई। लेकिन एक दौर 2008 से भी शुरू हुआ है। वो दौर ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो दौर ऐसा है जिसमें धीरे धीरे नौकरियां लगातार जा रही हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि कौन सी मंदी बुरी थी, 2008 वाली या फिर 2013 की। अर्थव्यवस्था को समझने वाले कह रहे हैं कि मौजूदा मंदी इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि बढ़ी ब्याज दरों के चलते कोई बैंक की ओर मुंह नहीं कर रहा और ऐसे में बैंकिंग सेक्टर के पास भी नौकरियां कम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब लोन ही नहीं बांटेंगे तो लोगों का क्या करेंगे। 2008 से लेकर अब तक एक बुनियादी फर्क बैंकिंग सेक्टर में यह भी आया कि भर्ती अब बिल्कुल नहीं हो रही है। बहुत सारे MBA निकल रहे कॉलेजेस से और उसके बाद इंजीनियर निकल रहे हैं, उनके हाथों में काम नहीं है। तो इस सब को आप कब बदलते हुए देख सकते हैं आने वाले वक्त? देखिए, आने वाले कुछ साल तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है, क्योंकि अगर आप देखिए कि 2009 में या 2010 में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आई थी तो क्यों आई थी? क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा था। अब इंडिया में पैसा आएगा बट उस तेजी से आएगा। जैसे 11-12 में हमने $67 बिलियन का फ्लो देखा, जो पिछले 10 सालों में नहीं था, 2000 से 2010 में नहीं था। तो वो फ्लो पैसा क्यों आया? क्यों उनको इंडियन कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गई? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे इंडिया में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था हेजिंग कॉस्ट के बाद, तो इसलिए पैसा आता था। तो आने वाले समय पर जब हमें क्लियर हो गई कि US की ग्रोथ होने वाली है थोड़ी बहुत, बाकी इंडिया में ग्रोथ काफ़ी नीचे आ गई है, तो पैसा तो उतना नहीं आएगा, तो तकलीफ तो रहेगी। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट की सवाल है MBA कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो मेरे हिसाब से चीज़ें थोड़ी टफ रहेंगी।
The movement of the exchange rate of the Indian rupee recently has been a matter of concern. The rupee has depreciated sharply against the dollar since the last week of May. There are concerns, and justifiably so, of the impact this would have on our economy. सामान्य समझ के लिए प्रधानमंत्री का यह भाषण तकनीकी लग सकता है। इसमें वो उत्तर नहीं है जिनकी तलाश मिडिल क्लास पिछले कुछ समय से लगातार कर रहा है। इस सवाल का जवाब लगातार तलाशा जा रहा है कि आखिरकार क्यों 2012 और 13 में करीब 12,000 इंडस्ट्रीज बंद हुई, क्यों देश में लगातार उत्पादन कम हो रहा है और इसके चलते नौकरियां कम हो रही हैं। सरकार ने फैक्ट्री और उद्योग धंधे लगाने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए, क्यों देश के ढांचे को आगे बढ़ाने के काम ढीले छोड़ दिए। सवाल कई हैं और सरकार के पास जवाब बेहद कम। मिडिल क्लास से सारी चीजें जुड़ी हुई है, मिडिल क्लास से मॉल्स जुड़ा हुआ है, मिडिल क्लास से बैंकिंग की तरक्की जुड़ी हुई है, मिडिल क्लास से रियल एस्टेट जुड़ा हुआ है, मिडिल क्लास से ऑटोमोबाइल जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी एक जैसा कि आप करेंगे मिडिल क्लास जैसा वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग पैसा नहीं बाहर निकालते हैं तो क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से पूरा एक ऐसा माहौल बनता है जो और ज्यादा That's a fact what you're saying, because जो मिडिल क्लास है, the other people want to buy it. क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो भी रिच लोग हैं या पोर लोग हैं, पोर पीपल आर आउट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग विद देम। रिच पीपल का भी कोई सेशिएशन लेवल होता है जिसके बाद दे विल नॉट बी बाइंग मोर गुड्स। सो दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग ऑफ द मिडिल क्लास। हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास इज द वन व्हिच इज ग्रोइंग। 500 मिलियन 600 मिलियन पीपल, लोगों को अलग अलग नंबर है जो मिडिल क्लास के बारे में, एंड जैसे दीस आर द पीपल आई वांट टू कंट्रीब्यूट। तो जैसे आप देखेंगे वी आर एबल टू स्पेंड मोर मनी इन मिडिल क्लास प्रोवाइडेड आई हैव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, मोर पीपल कमिंग टू द सो कॉल्ड मिडिल क्लास। आई नीड टू सी माई इनकम इंक्रीजिंग। लेकिन जो पिछले 2 साल में हम देखा है नीदर एम्प्लॉयमेंट टेकिंग प्लेस, वी आर नॉट सीइंग इनकम्स इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर ओवरऑल परचेजिंग पावर कम डाउन। लेकिन अगर ये हालात लगातार बने रहते हैं और आप आने वाले वक्त में किस तरीके से देखते हैं इस मिडिल क्लास को या इसके जीवन को? नहीं, एक्चुअली वो ये तो डिफिकल्ट है बोलने को, बट आई थिंक दैट इफ एट ऑल इंडिया विल हैव टू कंटिन्यू ग्रोइंग एट अ हायर रेट, तो मिडिल क्लास हैज टू कंट्रीब्यूट टू इट। जो भी स्पेंडिंग पावर जो है पूरे इट्स ओनली विद द मिडिल क्लास। आपको देश का वो दौर याद होगा जब तेजी से सड़कें बन रही थी। अब ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे ही देखने को मिलती हैं। वजह है सरकार की ढिलाई। एसोचैम कह रहा है कि रोड बनाने के कोई 50,000 करोड़ रुपए के ठेके सरकारी फाइलों में उलझे हुए हैं। ये प्रोजेक्ट अगर चालू नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में सेक्टर में भी नौकरियां जाती रहेंगी। जब 1 किलोमीटर सड़क बनाने का काम आता है तब करीब 10 लोगों को रोजगार मिलता है। मौजूदा हाल में सरकार चाहे तो हजारों किलोमीटर रोड बनाने की अनुमति दे सकती है और इसके साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। लेकिन इन सड़कों पर कारों के दौड़ने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए, जिसे लेकर सरकार अपना रोना रो रही है। उसे तेल आयात में बड़ा घाटा नजर आता है। जिस वित्तीय घाटे की बात बार बार सरकार करती है वो घाटा दरअसल तेल की वजह से है। लेकिन आप इन ट्रैफिक जंक्शंस पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है और ये पूरे मुंबई शहर का हाल है जहां पर पग पग पर आपको ऐसा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। जब सरकारें इस तरीके के उपाय देती हैं कि 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाने चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले ये सोचना होगा कि आखिरकार ऐसे जंक्शंस पे या ऐसे जगहों पर जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है वहां पर कितना तेल खर्च होता है और क्या उसे नहीं बचाया जा सकता। मिडिल क्लास नौकरियां जाने से डरा हुआ है और सच भी है कि मिडिल क्लास के सपने पिछले कुछ वक्त में चूर चूर हो रहे हैं। विदेशों में बच्चों को पढ़ाने का सपना टूटा है, बढ़िया छुट्टियां मनाने का सपना टूटा है, लेकिन सच ये भी है कि उसके रास्ते खत्म नहीं हुए हैं।
ना ही हिंदुस्तान वैसे हाल में है जैसा कि हवा दिखाया जा रहा है। हाल 1991 के लाइसेंस राज जैसा भी नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। हाँ, बस समझने की बात इतनी है कि उधार की अर्थव्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।